गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ तहूरा शेख। टुडे वी विल सी यूनिट 15, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रोटेक्शन। यूनिट 15 में हमें कौन से टॉपिक्स देखने हैं? फर्स्ट वी विल सी इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे डिज़ाइन प्रिंसिपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी, देन यूज़र ऑथेंटिकेशन और लास्ट में देखेंगे एक्सेस कंट्रोल। नाउ Operating system has the responsibility of enforcing security protection mechanism to avoid possible threats। जो भी possible threats होते हैं उसको avoid करने के लिए, उसको prevent करने के लिए operating system कुछ security protections mechanism use करती है। Each assets of the system has a name and well-defined set of operation through which access is made। ये यूनिट में हम डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिफरेंट सिक्योरिटी अटैक्स के साथ डील करती है, कौन से मैकेनिज़्म यूज़ करती है। नाउ डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अ कोर सेट ऑफ द प्रिंसिपल टू ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी डिज़ाइंस आर। कौन से सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करती है? फर्स्ट है लिस्ट प्रिविलेज। Every object, user and their processes should work within a minimal set of privilege। जो भी privileges होने चाहिए वो minimum होने चाहिए। जो user और processes के लिए जो भी privilege set कर रहे हैं वो minimal होने चाहिए। Access rights should be obtained by explicit request and default level of the access should be none। जो भी access का जो default level है by default वो none होना चाहिए। जब भी access right जो है वो explicit request के ऊपर होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस लेवल है वो नन होना चाहिए। मीन्स हो सके इतना प्रिविलेज जो है यूज़र और प्रोसेसेस के लिए वो मिनिमल होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज़्म। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म शुड बी एज स्मॉल एंड सिंपल एज पॉसिबल। जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो सिंपल होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए और एडिंग देयर वेरिफिकेशन। This implies that they should be integral to operating systems design and not an afterthought। Means ये जो security mechanism है वो integral है operating system designing के लिए। Acceptability, security mechanism must be at the same time be robust yet non-intrusive। An intrusive mechanism is likely to be counterproductive and avoided by the user if possible। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो है वो रॉबस्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए और नॉन इंट्रूसिव होना चाहिए। मीन्स इट शुड बी अनइनवाइटेड नहीं होना चाहिए, नॉन इंट्रूसिव होना चाहिए। मीन्स सिक्योरिटी मैकेनिज़्म जो है वो अनइनवाइटेड नहीं होना चाहिए। जो बिकॉज इंट्रूसिव मैकेनिज़्म होगा तो क्या होगा, इट कैन बी अवॉइडेड बाय द यूज़र अगर पॉसिबल है तो। इट मीन्स जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कंप्लीट मैकेनिज़्म शुड बी pervasive and access control check during all the operation including the task of backup and मेंटेनेंस। जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है उसके अंदर बैकअप और मेंटेनेंस का भी टास्क इंक्लूड होता है, वो सारे ऑपरेशंस भी उसके अंदर चेक होते हैं। ओपन डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी शुड नॉट रिमेन सीक्रेट। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सिक्योरिटी है वो सीक्रेटली नहीं होनी चाहिए, नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द स्टिल्थ। ना ही उसको इतनी ओपन कर देनी चाहिए कि वो किसी के साथ स्टिल हो जाए। ओपन मैकेनिज़्म आर सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटी रिव्यू एंड कंटिन्यूड रिफाइनमेंट। मीन्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा नॉर बी प्रोवाइडेड बाय स्टिल्थ। ओपन जो मैकेनिज़्म होता है उसका इट इज़ सब्जेक्ट टू द क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। उसका इट इज़ मेनली सब्जेक्ट टू द एग्जामिनेशन एंड रिव्यू कंटिन्यू रिफाइनमेंट। मीन्स जो भी अनवांटेड मैकेनिज़म्स है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स है वो ओपन मैकेनिज़्म में रिमूव हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी? Encryption is a process of transferring a message with an intention of hiding its meaning and avoid possible attacks। जो भी possible attacks है उनको avoid करने के लिए जो भी मैसेज है उसको encrypt किया जाता है, वो मैसेज को hide किया जाता है with the process of encryption।
एनक्रिप्शन कैसे अचीव होता है? विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करके हम एनक्रिप्शन कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्शन में क्या होगा? इट कन्वर्ट द ओरिजिनल डेटा टर्म्ड एज प्लेन टेक्स्ट इनटू द सीक्रेट वन। जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होगी, मैसेज होगी, उसको सीक्रेट मैसेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट दैट कैन only be understood by the reverted back by legitimate user of the data। ये जो सिफर टेक्स्ट है वो सिर्फ जो यूज़र है उसको ही अंडरस्टूड होगी, उसको ही रिवर्ट बैक होगी। रिवर्टिंग बैक फ्रॉम द सिफर टेक्स्ट टू द प्लेन टेक्स्ट इज नोन एज डिक्रिप्शन। इसमें क्या होगा? फर्स्ट जो ओरिजिनल मैसेज है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिफर टेक्स्ट में और सिफर टेक्स्ट को बैक टू प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो ओरिजिनल डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को एनक्रिप्शन बोलते हैं और जो एनक्रिप्टेड मैसेज है उसको अगेन ओरिजिनल डेटा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने को डिक्रिप्शन बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूज़ ऑफ कोड्स। कोड का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को सिक्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, जिसके अंदर क्या होगा? ओनली दोज पर्सन फॉर हुम द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड कैन अंडरस्टैंड। जिनके लिए इंफॉर्मेशन बनाई गई है वही लोग इंफॉर्मेशन को समझ सकेंगे क्रिप्टोग्राफी की प्रोसेस के थ्रू। एंड क्रिप्टोग्राफी से अनवांटेड, अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन की वो भी प्रिवेंट होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्क well through security by the obscurity where an encryption and decryption algorithm are made। encryption और decryption algorithm यूज़ होते हैं encryption और decryption के लिए। दिस एल्गोरिदम हैव अ सीक्रेट पैरामीटर्स नोन एज की। ये जो एल्गोरिदम है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के, वो सीक्रेट पैरामीटर यूज़ करते हैं और उसको बोलते हैं की। की को क्या रिक्वायरमेंट है? विच नीड्स टू बी नोन बाय ओनली ऑथोराइज्ड यूज़र। जो ऑथोराइज्ड यूज़र है वही वो की को जानते होते हैं। अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है उनको की के बारे में पता नहीं होता है। विथ विच द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू इट्स रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पर एक सीक्रेट पैरामीटर है जो ऑथोराइज्ड यूज़र को ही पता है, जिसको हम की बोलते हैं, और वो की के थ्रू जो ओरिजिनल मैसेज है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है या तो डिक्रिप्ट किया जाता है। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी। एनक्रिप्शन फंक्शन कैन बी स्टार्टेड एज C इज इक्वल टू EPKE where C इज सिफर टेक्स्ट। जो C रिप्रेजेंट है वो सिफर टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। E एल्गोरिदम है, P फॉर प्लेन टेक्स्ट है और KE जो है वो की को रिप्रेजेंट करता है। तो E एल्गोरिदम जो है वो प्लेन टेक्स्ट पर इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ की, और उसके बाद सिफर टेक्स्ट C को ऑब्टेन किया जाता है, गेट किया जाता है। डिक्रिप्शन कैन बी स्टेटेड एज P इज इक्वल टू DCKD वेयर P जो है प्लेन टेक्स्ट है, देन प्लेन टेक्स्ट जो है वो plain text P of an encrypted data is obtained by implementing general decryption algorithm D। D जो है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर E जो है वो एनक्रिप्शन एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पर D जो है वो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है। डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो सिफर टेक्स्ट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ KD, और जो हमें गेट होगा एट द एंड क्या होगा? प्लेन टेक्स्ट गेट होगी। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, उसको एनक्रिप्शन बोलते हैं। देन सिफर टेक्स्ट में से अगेन प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्जन होता है इंफॉर्मेशन का, दैट इज़ डिक्रिप्शन। अब गुड एनक्रिप्शन टेक्निक जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो रिलेटिवली सिंपल होना चाहिए, सिंपल फॉर ऑथोराइज्ड यूज़र टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट डेटा। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो होता है डेटा का वो सिंपल वे में हो, इजीली हो जाए एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, ऐसा एनक्रिप्शन टेक्निक होनी चाहिए। एनक्रिप्शन स्कीम डिपेंड ऑन not on scarcity of the algorithm but a parameter of an algorithm called a encryption key। encryption key के ऊपर encryption algorithm depend होना चाहिए। extremely difficult for the intruder to determine the encryption key। encryption key ऐसे होना चाहिए कि जो भी intruder है, जो अटैक कर रहा है सिस्टम को, वो easily determine ना कर सके, कि guess ना कर सके कि encryption key क्या है। ऐसी एनक्रिप्शन की डिटरमाइन करनी चाहिए।
टू मेथड है क्रिप्टोग्राफी की। फर्स्ट है सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी उसको बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होगा, सेम की यूज़ होगी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एन एस्टैब्लिशिंग अ सिक्योर चैनल टू कम्युनिकेट विद द सिमेट्रिक की यूज फॉर बोथ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अमॉन्ग द कम्युनिकेटिंग बॉडीज़। जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके अंदर एनक्रिप्शन के लिए जो की यूज़ होगी वही की डिक्रिप्शन के लिए भी यूज़ होगी, सेम की यहाँ पर यूज़ होगी। 3 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम आर नोन टू यूज़ अ सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। ये सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी है, उसके अंदर 3 टाइप के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। सब्सटीट्यूशन वेयर ईच लेटर इन द प्लेन टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड विद अनदर लेटर टू गेट द सिफर टेक्स्ट। हर एक लेटर को पर्टिकुलर दूसरे लेटर के साथ रिप्लेस किया जाता है और उससे सिफर टेक्स्ट हम ऑब्टेन करते हैं। एक मेथड, एक एल्गोरिदम ये है। और सेकेंड एल्गोरिदम क्या है, ट्रांसपोजिशन वेयर द पोजीशन ऑफ द कैरेक्टर इन द प्लेन टेक्स्ट आर ट्रांसफर्ड टू सम स्पेसिफाइड पोजीशन। जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनकी पोजीशन को चेंज किया जाएगा और उसको दूसरी पोजीशन में, स्पेसिफिक पोजीशन में रखा जाएगा और सिफर टेक्स्ट हम इस तरह से ऑब्टेन करेंगे। और थर्ड एल्गोरिदम में क्या है, डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2। ये आगे की जो 2 एल्गोरिदम दिखे उसका दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है ये एल्गोरिदम में। और इसका मेन एडवांटेज क्या है, that it is efficiency in computing the ciphertext as well as plain text, but has a disadvantage of requiring a secret key communication which is very difficult, especially when the communicating parties are apart. जो DES क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है उसका मेन एडवांटेज ये है कि सिफर टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट दोनों को एफिशिएंटली कंप्यूट किया जाता है ये एल्गोरिदम में। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर सीक्रेट की रिक्वायरमेंट होती है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली जब कम्युनिकेटिंग पार्टी जो है वो अपार्ट हो तब। नाउ सेकेंड इज़ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, तो उसको असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोला जाता है। और ये कब यूज़ होता है, यूज़ टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूजिंग द मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शंस को ये यूज़ करती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, और जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो थी उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करती है। इट यूजेस 2 डिफरेंट की फॉर द एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यहाँ पर क्या था, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की को यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर 2 डिफरेंट की को यूज़ किया जाता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। वन सीक्रेट एंड द अदर पब्लिक टू द एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। एक की होगी वो सीक्रेट होगी और जो दूसरी की होगी वो पब्लिक होगी टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। An encryption key is mostly made public while the decryption key is private। जो encryption की होती है वो public होती है एंड जो डिक्रिप्शन की होती है वो प्राइवेट होती है। ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ क्रिप्टोग्राफी यूजेस। क्रिप्टोग्राफी यूजेस के अकॉर्डिंग क्रिप्टोग्राफी का जो यूज़ हो रहा है, कौन से पर्पस के लिए उसका यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है कि कौन सी की को पब्लिक रखना, कौन सी की को प्राइवेट रखना। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वर्क बाय फर्स्ट जनरेटिंग द पेयर ऑफ रिलेटेड कीज़। वो क्या करती है, पेयर ऑफ रिलेटेड कीज़ को जनरेट करती है पब्लिक की। और प्राइवेट की एंड पब्लिक की एंड पब्लिसाइजिंग द पब्लिक की ऑफ कम्युनिकेटिंग एंट्री। ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है वो पेयर ऑफ रिलेटेड कीज़ को जनरेट करेगी, मीन्स वो प्राइवेट की और पब्लिक की को पहले जनरेट करेगी और जो पब्लिक की होगी उसको पब्लिसाइज करेगी जो भी कम्युनिटीज़ एंट्रीज़ हैं, उन एंटिटीज़ हैं उनके लिए। द सेंडर पार्टी विल एनक्रिप्ट द मैसेज। जो भी सेंडर पार्टी होगी वो मैसेज को एनक्रिप्ट करेगी यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द रिसीवर। पब्लिक की का यूज़ करके सेंडर पार्टी मैसेज को एनक्रिप्ट करेगी, वाइल रिसीवर क्या करेगा, डिक्रिप्ट इट विद द एसोसिएटेड सीक्रेट डिक्रिप्शन की। जो सीक्रेट डिक्रिप्शन की होगी उसके यूज़ से जो रिसीवर होगा वो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। अब यहाँ पर मोस्ट वाइडली यूज्ड जो है, मोस्ट वाइडली नोन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है वो है RSA। नाउ वी विल सी यूज़र ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है, अनदर सिक्योरिटी एंश्योरिंग मैकेनिज्म यूज्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज़ यूज़र ऑथेंटिकेशन। एक दूसरा सिक्योरिटी मैकेनिज्म कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करती है उसको क्या बोलते हैं, यूज़र ऑथेंटिकेशन।
फॉर इंस्टेंस जैसे हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी कंपाउंड में आपको एंटर होने से पहले आपको आइडेंटिटी कार्ड बताना पड़ता है। अगर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप वॉचमैन को बताओगे तो ही वो यूनिवर्सिटी में आपको एंटर होने देगा। तो दैट इज़ अ यूज़र ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड से वेरिफिकेशन होता है, ऑथेंटिकेट होता है यूज़र स्टूडेंट कि ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, इसको कैंपस में कंपाउंड में यूनिवर्सिटी कंपाउंड में आने के लिए अलाउ करो। सेम चीज़ यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम भी अप्लाई करती है। कंप्यूटर सिस्टम क्या करती है, ऑल्सो मेक अ यूज़ ऑफ सच काइंड ऑफ स्कीम्स टू फिल्टर बिटवीन द लेजिटिमेट एंड नॉन लेजिटिमेट यूज़र बेस्ड ऑन विच रिसोर्सेज आर ग्रांटेड एंड डिनाइड। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इस टाइप की स्कीम्स को फॉलो करती है, यूज़ करती है, कौन से रिसोर्सेज जो है वो हमें ग्रांट करने हैं, कौन से यूज़र को कौन से रिसोर्सेज हमें ग्रांट नहीं करने पर्टिकुलर यूज़र्स को, ये सब के लिए वो कुछ स्कीम्स यूज़ करती है, कुछ फिल्टर्स यूज़ करती है। यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में क्या होता है कि आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र जो है वो डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन विच हीज़ और हर परमिटेड एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड। यूज़र को आइडेंटिफाई किया जाता है कि पर्टिकुलर यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, सिस्टम को यूज़ करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो यूज़र को अलाउ की जाती है, परमिट की जाती है या नहीं, वो सब यूज़र ऑथेंटिकेशन में आता है। इट अलाउज एन एंटिटी टू प्रूव इट्स आइडेंटिटी टू अनदर एंटिटी। यहाँ पर क्या होगा कि जो यूज़र या तो सिस्टम होगा वो प्रूव करेगा आइडेंटिटी को टू अनदर एंटिटी। एंटिटी हुज आइडेंटिटी इज़ वेरीफाइड रिवील्स नॉलेज ऑफ सम सीक्रेट एज टू वेरीफायर। आइडेंटिटी कैसे रिवील होगी, कोई पर्टिकुलर यूज़र होगा वो अपनी आइडेंटिटी कैसे देगा, कुछ सीक्रेट प्रोवाइड करेगा, कुछ फॉर एग्जांपल अगर लॉगिन से ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो यूज़र जो होगा वो लॉगिन आईडी देगा, पासवर्ड देगा और जो सिस्टम होगी वो वेरीफाई करेगी कि ये आईडी और पासवर्ड मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच होगा इट मीन्स जो यूज़र है वो वेरीफाइड है, मीन्स सीक्रेट्स कुछ सीक्रेट्स का यूज़ करके आइडेंटिटी को रिवील किया जाता है, आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है। The computer system perform authentication when a user attempt to log into the system is based on 4 different principles। 4 different principles के थ्रू जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेशन जो है वो 4 डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। पहला है बेस्ड ऑन व्हाट द यूज़र नो, यूज़र को क्या नोएबल है, यूज़र के पास क्या इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग पासवर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, PIN, सीक्रेट क्वेश्चन। मीन्स पासवर्ड होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा जिसके अंदर लॉगिन आईडी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर पिन हो सकता है जो सिर्फ यूज़र को ही पता है। तो यूज़र जब ये पासवर्ड इनपुट करेगा या पिन या तो लॉगिन आईडी ये इनपुट देगा, ये एंटर करेगा सिस्टम को और सिस्टम उसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई करेगा। मीन्स यूज़र को जो नो है, जो पता है, उसके हिसाब से उसको वेरीफाई किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है। सेकेंड में बेस्ड ऑन व्हाट द यूज़र इज़, इसमें पर्टिकुलर कौन सा यूज़र है उसके ऊपर उसको बेस्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक्स है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट्स इंक्लूड होती है, वॉइस प्रिंट, सिग्नेचर, डायनामिक्स, ये सब के थ्रू यूज़र को वेरीफाई किया जाता है। यूज़र की फिंगरप्रिंट्स ली जाती है और फिंगरप्रिंट्स के ऊपर से सिस्टम उसको वेरीफाई करती है कि पर्टिकुलर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। बेस्ड ऑन व्हाट द यूज़र हैज़, यूज़र के पास क्या है उसके बेस पे उसको ऑथेंटिकेट किया जाए। फॉर एग्जांपल फिजिकल की, टिकट, पासपोर्ट, टोकन, स्मार्ट कार्ड, पर्टिकुलर ऑथोराइज्ड यूज़र होगा उसके पास टिकट होगी या पासपोर्ट, टोकन या स्मार्ट कार्ड वो होगा, तो जिससे सिस्टम जो है वो वेरीफाई करेगी कि यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं। बेस्ड ऑन समथिंग अबाउट द यूज़र्स कॉन्टेक्स्ट, जो यूज़र्स का कॉन्टेक्स्ट है उसके ऊपर बेस्ड होता है ये, इंक्लूडिंग टाइम एंड इंक्लूडिंग लोकेशन एंड टाइम और लोकेशन, ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट के बेस पे यूज़र को वेरीफाई किया जाता है। ईच ऑफ दिस प्रिंसिपल्स सेट देयर ओन ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट विद द डिफरेंट सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये चार जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी सिक्योरिटी का जो लेवल है, कॉम्प्लेक्सिटी का जो लेवल है वो डिफरेंट है, जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग यूज़र को ऑथेंटिकेट किया जाता है। ऑथेंटिकेशन विथ व्हाट द यूज़र नो,
अब यहाँ पर हम देखें ऑथेंटिकेट विद व्हाट द यूज़र नो, तो इसमें फॉर एग्जांपल लिया है पासवर्ड। दिस इज़ प्रोबेबली द ओल्डेस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ये सबसे पुराना मैकेनिज्म है यूज़र को ऑथेंटिकेट करने का, कि जिसके अंदर क्या होता है, यूज़र को पासवर्ड पता होता है, वो पासवर्ड वो सिस्टम के अंदर एंटर करता है और वो पासवर्ड से सिस्टम यूज़र को ऑथेंटिकेट करती है, पासवर्ड को वेरीफाई करती है। अगर पासवर्ड करेक्ट होगा तो यूज़र इज़ अलाउड टू यूज़ द सिस्टम। और यूज़र नेम भी जैसे आप लॉगिन आईडी, जब भी आप कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन करते हो तो वहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताएगा। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो लॉगिन स्क्रीन पर करेक्टली एंटर किया गया होगा यूज़र के थ्रू, तो सिस्टम क्या करेगा, उसको वेरीफाई करके यूज़र को अलाउ करेगा कि आप सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। सो ये ऑथेंटिकेशन मेथड जो है पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन करने की, वो सबसे पुरानी ऑथेंटिकेशन मेथड है। Passwords have an advantage in this as to modify when compromised but comes with several vulnerabilities to attack। अब यहाँ पर पासवर्ड के कुछ एडवांटेजेस भी है, और एडवांटेज में ये है कि पासवर्ड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यूज़र जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद पासवर्ड को चेंज भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी है कि पासवर्ड जो है उसके ऊपर पॉसिबल अटैक्स हो सकते हैं। कौन से पॉसिबल अटैक्स है? फर्स्ट, गैसिंग अटैक्स एंड डिक्शनरी अटैक्स। यहाँ पर क्या होता है कि ट्रायल एंड एरर अटैक, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी इंट्रूडर होगा, जो अटैकर होगा, वो पासवर्ड को ट्राई करेगा, डिफरेंट पासवर्ड्स जो है वो ट्राई करेगा। इट में पॉसिबल कि कोई यूज़र का पासवर्ड है वो लीक हो गया है और दूसरे कोई यूज़र को पता है, तो वो इजीली वो पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन कर सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यूज़र को इंट्रूडर जो है, अटैकर है, उसको यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो पासवर्ड इनपुट दे रहा है, और वो पासवर्ड सही पासवर्ड डालने में अगर सक्सेस हो गया तो वो सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। मीन्स इंट्रूडर भी सिस्टम को एक्सेस कर सकेगा अगर उसको पासवर्ड गैस करने में वो सक्सेसफुल हो गया तो। फिर यहाँ पर थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि अटैकर जो है वो डिफरेंट पासवर्ड्स को ट्राई कर रहा है यूज़र की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और उसमें से पॉसिबल भी हो सकता है कि कोई पासवर्ड मैच हो जाए और सिस्टम उसको वेरीफाई कर दे सिस्टम को यूज़ करने के लिए। देन जो पासवर्ड होगा, अगर वो उसकी लेंथ शॉर्ट होगी तो उसको ईजीली गैस कर सकेगा इंट्रूडर। सो अगर शॉर्ट पासवर्ड है तो वहाँ पर जो गैसिंग होगी, लिमिटेड नंबर ऑफ गैसिंग होगी, और उसमें इंट्रूडर जो है इजीली पासवर्ड को गैस कर सकेगा। लेकिन अगर पासवर्ड की लेंथ ज़्यादा है, पासवर्ड को अपर केस, लोअर केस, नंबर, पंक्चुएशन, कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, तो फिर वो जो अटैकर होगा इसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पासवर्ड को गैस करना। सेकेंड इज सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें क्या होगा, अटैकर आस्क फॉर द पासवर्ड बाय मिसक्वेरिंग एज समबडी एल्स, किसी और को पासवर्ड पूछ के वो एंटर कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र को ही वो आस्क करे, किसी और को भी आस्क करके पूछ के वो पासवर्ड को सिस्टम में एंटर कर सकता है। स्निफिंग, एनीवन विथ एक्सेस टू द नेटवर्क ऑन विच अ कंप्यूटर रिसाइड्स कैन सीमलेसली एड अ network monitor allowing him or her to watch all the data being transferred on the network including the user ID and password। जब कंप्यूटर नेटवर्क पर होगा तो वो क्या होगा, नेटवर्क में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो भी यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो भी जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो नेटवर्क मॉनिटर के थ्रू वॉच हो रहा हो। एनक्रिप्शन, द डेटा स्ट्रीम इन कंटेनिंग द पासवर्ड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इवन सच अ सिस्टम कुड हैव अ पासवर्ड स्टीलन। मीन्स यहाँ पर सिस्टम में से पासवर्ड स्टील होने के भी चांसेस है। फोर्थ, ट्रोजन लॉगिन, इसमें क्या होगा कि ट्रोजन हॉर्स आर सीमिंगली नॉर्मल प्रोग्राम, वो एक नॉर्मल प्रोग्राम है, जैसे हमने प्रीवियस यूनिट में देखा था कि वो एक प्रोग्राम्स होते हैं ट्रोजन हॉर्स। वो क्या करते हैं, विथ हिडन एक्टिविटी ऑफ एक्सेसिंग सिस्टम्स रिसोर्सेज बाय मेकिंग द यूज़र बिलीव इट सेफ। यूज़र को ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो सेफ़ है, और वो जो ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं वो हिडन एक्टिविटी करते हैं, सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं। सो ट्रोजन लॉगिन इज thus tricking someone into executing a program that does nasty thing. This Trojan program installed on the computer
captures very keystrokes before sending it on to the application. सो यहाँ पर जो ट्रोजन प्रोग्राम होगा वो यूज़र को ही ट्रिक करके, यूज़र को बिलीफ में लेकर, यूज़र के थ्रू ही इंस्टॉल किया जाता है ट्रोजन प्रोग्राम को सिस्टम में। और फिर वो ट्रोजन प्रोग्राम जो सिस्टम में इंस्टॉल हो गया वो क्या करता है, वो सिस्टम को कैप्चर करता है हर एक की स्ट्रोक को बिफोर सेंडिंग इट ऑन द एप्लीकेशन। नाउ इम्प्रूविंग पासवर्ड सिक्योरिटी, हम पासवर्ड सिक्योरिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती है टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ पासवर्ड। कौन सी टेक्निक्स है, पहला एजुकेट द यूज़र टू मेक बेटर चॉइस। जो यूज़र है उसको ही एजुकेट किया जाए कि पासवर्ड को वो बेटर वे में चॉइस करे, पासवर्ड को बेटर वे में वो सिलेक्ट करे। बेटर पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर लेटर्स, लोअर लेटर्स, डिजिट, सिम्बॉल, ये सारा का यूज़ करके लॉन्ग पासवर्ड बनाकर जो इजीली गैस ना कर सके ऐसा पासवर्ड बनाए यूज़र। ऐसे हम यूज़र को एजुकेट कर सकते हैं। सेकेंड, डिफाइन रूल्स फॉर गुड पासवर्ड सिलेक्शन एंड आस्क द यूज़र टू फॉलो देम। गुड पासवर्ड बनाने के लिए रूल्स डिफाइन किए जाए और वो रूल्स को यूज़र को फॉलो करने पड़े पर्टिकुलर पासवर्ड बनाने के टाइम पर। थर्ड, आस्क और फोर्स द यूज़र टू चेंज द पासवर्ड पीरियडिकली। कुछ टाइम पीरियड के बाद पासवर्ड को चेंज करने के लिए यूज़र को फोर्स किया जाए। मीन्स लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़र एक ही पासवर्ड नहीं रख सकता है, ऐसा डिफाइन किया जाए, यूज़र को कुछ टाइम पीरियड के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना ही होगा, ऐसी टेक्निक बनाई जाए। फॉर एग्जांपल वन टाइम पासवर्ड, इसके अंदर क्या होगा, एक पासवर्ड जो है वो एक ही बार चलेगा। जब वो पासवर्ड यूज़ हो गया उसके बाद यूज़र को फोर्सफुली दूसरा पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा आफ्टर ईच लॉगिन। एक्टिवली अटेम्प्ट टू ब्रेक द यूज़र्स पासवर्ड, इसमें क्या होगा, यूज़र का पासवर्ड जो है उसको ब्रेक किया जाएगा और फिर यूज़र को फोर्स किया जाएगा कि वो पासवर्ड को, जो ब्रेक हो गया है पासवर्ड, उसको चेंज करे। दैन स्क्रीन पासवर्ड चॉइसेस, इसके अंदर क्या होगा, कुछ सिस्टम जो है वो पासवर्ड स्क्रीनिंग मॉड्यूल यूज़ करती है और उसके अंदर यूज़र को जो इजीली गैस हो सके ऐसा पासवर्ड बनाने से रोका जाता है। यूज़र अगर इजीली गैस हो सके ऐसा पासवर्ड बनाता है तो उसको अलाउ नहीं किया जाता यूजिंग पासवर्ड स्क्रीनिंग मॉड्यूल्स। Now challenge response authentication can be combined with the password authentications। जो challenge response authentication है उसको password authentication के साथ भी combine कर सकते हैं। Where the user provide list of questions with the answer at the password creation, जब password का creation हो रहा हो तब list of questions user को provide किए जाते हैं, उसमें से user वो questions के answer देते हैं और वो answer जो है वो system save करके रखती है। And the system pick any of the questions randomly and ask the user during every login attempt। अब जब यूज़र लॉगिन करेगा तब पासवर्ड के साथ जो क्वेश्चंस होंगे उसमें से रैंडमली कुछ क्वेश्चंस जो है वो सिस्टम सिलेक्ट करके यूज़र को पूछेगी वेरीफाई करने के लिए कि पर्टिकुलर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। मीन्स चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन में क्या होगा, पासवर्ड के साथ यूज़र के पास से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिए जाएंगे और वो क्वेश्चंस एट द टाइम ऑफ लॉगिन यूज़र को रैंडमली वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। द प्रॉब्लम विद दिस मेथड इज हाउएवर सेवरल क्वेश्चन आंसर पेयर माइट बी रिक्वायर्ड। ये जो चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन है या आप पासवर्ड फेसबुक आईडी बना रहे हो तब आप ये इसका एग्जांपल देख सकते हो कि आईडी बनाते वक्त आपको पासवर्ड के साथ कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछता है वो। That is the example of challenge response authentication. Challenge response is a variant of this method which let the user pick an algorithm during registration. Registration के टाइम पर वो user को allow करता है to pick an algorithm. The system then gives an argument for the user on an attempt to login where the user return the computed result of the argument by applying the algorithm picked during registration. जब यूज़र लॉगिन कर रहा होता है तब सिस्टम उसको कुछ आर्ग्यूमेंट देती है और यूज़र क्या करेगा, यूज़र रिटर्न में कंप्यूटेड जो रिज़ल्ट है वो एज अ आर्ग्यूमेंट उसको सिस्टम को रिटर्न करेगा और वो कंप्यूटेड रिज़ल्ट कैसे गेट करेगा, बाय अप्लाइंग द एल्गोरिदम को अप्लाई करके ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। द चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन मेथड जो है उसके अंदर यूज़र को क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जनरली वो यूज़र के अलावा उसके आंसर्स किसी को पता ना हो। नाउ ऑथेंटिकेशन विथ व्हाट द यूज़र इज़ बायोमेट्रिक। सेकेंड जो
टेक्निक थी वो थी जो यूज़र है उसके हिसाब से उसको ऑथेंटिकेट किया जाए, जिसके अंदर यहाँ क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ होगी, दैट इज़ नोन एज बायोमेट्रिक। यूज़र की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जाता है यहाँ पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती है, फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं यूज़र के, रेटिना स्कैन, आई स्कैन हो सकता है, उसका वॉइस हो सकता है, उसकी सिग्नेचर हो सकती है, उसकी टाइपिंग स्टाइल हो सकती है। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें वेरीफाई की जाती है यूज़र की। जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो एनरोलमेंट और आइडेंटिफिकेशन पार्ट से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एनरोलमेंट पार्ट क्या करता है, मेजर्स एंड कलेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करता है, कलेक्ट करता है और एसोसिएट इट विद द यूज़र डिफाइंड यूज़र नेम, और जो यूज़र की प्रॉपर्टीज़ है उसके साथ वो उसको एसोसिएट करता है। द आइडेंटिफिकेशन पार्ट स्टार्ट्स इट्स वर्क व्हेन द यूज़र अटैम्प्ट टू लॉग इन। जब यूज़र अटैम्प्ट करेगा लॉगिन के लिए तब वो आइडेंटिफिकेशन पार्ट होगा, वो अपना काम स्टार्ट करेगा। इट रिक्वेस्ट द यूज़र टू प्रोवाइड हिज और हर यूज़र नेम एंड मेक द फिजिकल प्रॉपर्टी मेजरमेंट। वो क्या करेगा, जब यूज़र लॉगिन करेगा तब आइडेंटिफिकेशन पार्ट है वो यूज़र को रिक्वेस्ट करेगा कि अपना यूज़र नेम दे और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी दे। तो यूज़र जो होगा वो अपनी फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन जो है, वॉइस, सिग्नेचर, टाइपिंग स्टाइल जो भी उसके अंदर सेट किया गया होगा वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी देगा, और वो किसके वो जो आइडेंटिफिकेशन पार्ट है उसके थ्रू चेक होगी और जो यूज़र ने दी है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसके साथ उसको मैच किया जाएगा। अगर वो मैच होगा तो यूज़र सिस्टम को यूज़ करने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब बायोमेट्रिक्स जो है उनके कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं कि वो कॉस्टली ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है और रेयर फॉल्स रीडिंग, कभी कभी फॉल्स रीडिंग भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिंगरप्रिंट में थोड़े कुछ चेंजेस हो अगर यूज़र के, तो अगर ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो तब भी वो उसको अनऑथोराइज्ड यूज़र डिक्लेयर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दूसरा कोई एग्जांपल देखें तो हेयर कलर अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं तो दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट एज मोर देन वन पर्सन कैन हैव सेम हेयर कलर। एक से ज़्यादा पर्सन के पास सेम हेयर कलर हो सकते हैं, तो ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं होगा। Then moreover voice, face figures and like the various greatly based on the current situation are not good candidate to measure recorded for the physical property of the person। जो वॉइस है दैट में भी यूज़र का जो वॉइस है वो दूसरे कोई यूज़र से मैच हो सकता है, दूसरे कोई पर्सन से मैच हो सकता है, फेस फिगर्स भी मैच हो सकती है। तो कभी कभी जो बायोमेट्रिक्स है वो यूज़र को ऑथेंटिकेट करने में सक्सेसफुल नहीं होते। नाउ ऑथेंटिकेशन व्हाट द यूज़र हैज़, यूज़र के पास क्या है उसके हिसाब से उसका ऑथेंटिकेशन किया जाए। तो यूज़र के पास ATM कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड हो, वो स्मार्ट कार्ड ATM कार्ड को वेरीफाई करके यूज़र को ऑथेंटिकेट किया जाता है। ये ऑथेंटिकेशन मेथड में क्या होता है कि जो ATM कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, वो रीडर मशीन के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं और वो रीडर जो मशीन है वो जो कार्ड्स है उसको रीड करते हैं और उसको जो सेंट्रल डेटाबेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको वो ऑब्जेक्ट के साथ मैच करते हैं। दिस मेथड यूजेस द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन भी यूज़ की जाती है। जैसे ATM कार्ड आप इंसर्ट करोगे मशीन के अंदर तो मशीन क्या करेगा, सेंट्रल डेटाबेस के अंदर से वो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को वेरीफाई करेगा और फिर उसके बाद यूज़र को पिन नंबर के लिए एंटर करने के लिए अलाउ करेगा। और इवन बायोमेट्रिक डेटा एसोसिएटेड विद द ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ बायोमेट्रिक डेटा भी एसोसिएट किया जाता है। owned by the user to authenticate the user। Smart card are the most commonly used physical object recently। जो physical object के अगर वे में हम देखें तो स्मार्ट कार्ड मोस्टली यूज़ होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। एंड स्मार्ट कार्ड्स जो है वो पोर्टेबल है, इजीली हम कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल डिवाइसेस विद अ CPU, IO पोर्ट एंड अदर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नाउ ऑथेंटिकेशन विद द यूज़र्स कंटेक्स्ट, इसमें क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज अ नेक्स्ट जनरेशन ऑथेंटिकेशन मैथड। नेक्स्ट जनरेशन की ऑथेंटिकेशन मैथड भी उसको रिफ़र किया जाता है। इट वर्क बाय एनालाइजिंग वेरियस यूजर्स एट्रीब्यूट सच एज लॉगन एट्रीब्यूट्स बेस्ड ऑन द सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर इंक्लूडिंग द जियोग्राफिक लोकेशन।
IP जियोग्राफिक लोकेशन, IP एड्रेस, टाइम ऑफ द डे, डिवाइस रिकॉग्निशन, ये सब के थ्रू जो ये सब एट्रीब्यूट्स है, लोगन एट्रीब्यूट्स है, उसके बेस पर यूज़र को वेरीफाई किया जाता है। एंड जनरेट द कॉन्टेक्स्ट एश्योरेंस लेवल, जो कॉन्टेक्स्ट एश्योरेंस लेवल है उसको ये सब एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर जनरेट किया जाता है। This context assurance level requires a different level of authentication such as administrations optimize securities for any given login instance। जो भी लॉगिन इंस्टेंस दिए गए हैं उसके लिए जो ऑप्टिमाइज सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑथेंटिकेशन जो है उसको चेक करती है। कॉन्टेक्स्ट एश्योरेंस लेवल जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन को रिक्वायर करता है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो सिस्टम को अलाउ करता है टू क्रिएट ए डिफरेंट रूल्स, दैट रूल्स को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है सिस्टम को। और वो रूल्स क्या डिटरमाइन करेंगे? प्री ऑथेंटिकेशन डिटरमाइन करेंगे। वेदर एंड हाउ गिवन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुड बी प्रोसेस्ड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट के बेस पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे प्रोसेस्ड हो वो डिटरमाइन करते हैं, वो जो क्रिएट किए गए हैं रूल उसके अकॉर्डिंग। नाउ एक्सेस कंट्रोल जो है दैट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, उससे क्या होता है? वेरीफाई द एक्सेस राइट टू प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ द रिसोर्सेज का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए एक्सेस राइट दिया जाता है कि पर्टिकुलर प्रोसेस या तो पर्टिकुलर यूज़र ही वो रिसोर्स को यूज़ कर सके। 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल मॉडल यूज़ होते हैं यहाँ पर। डिस्क्रिशनरी एक्सेस मॉडल, मैंडेटरी एक्सेस मॉडल और रोल बेस्ड एक्सेस मॉडल। तो DAC हैज़ अ पॉलिसी दैट डिस्क्रिशनरी एक्सेस मॉडल को DAC भी बोला जाता है और उसके पास क्या है? पॉलिसीज़ है जो मैनेज करती है, मैनेज द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट के साथ जो इंटरेक्शन है उसको मैनेज करती है और बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट एज वेल एज अलाउड द ऑपरेशन असाइन फॉर ईच सब्जेक्ट ऑन ईच ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो अलाउड ऑपरेशन असाइन किए गए हैं हर एक सब्जेक्ट को ऑन ईच ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है वो DAC पॉलिसीज़ जो है वो मैनेज करती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन को। व्हेन सब्जेक्ट शोज़ एन इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट विथ ऑब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंटरेस्ट बताएगा तो DAC क्या करेगा? ग्रांट द रिक्वेस्ट बाय फर्स्ट वेरीफाइंग वेदर द सब्जेक्ट हैज़ द राइट और नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर DAC जो है वो वेरीफाई करेगा और उसकी रिक्वेस्ट को वेरीफाई करेगा और चेक करेगा कि जो सब्जेक्ट है वो राइट है या नहीं ऑब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। टू डू सो DAC यूज़ मैट्रिक्स, वो क्या करती है? मैट्रिक्स को यूज़ करती है। मैट्रिक्स ऑफ एक्सेस राइट फॉर ईच सब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के ऊपर जो राइट्स है उसको चेक करने के लिए वो मैट्रिक्स यूज़ करती है। सेल ऑफ द मैट्रिक्स कंटेन द एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट द राइट एज शोन फिगर। इस तरह का मैट्रिक्स होता है जहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र है, ये यूज़र नेम दिए गए हैं, फाइल है, फाइल जो है वो DNA जो यूज़र है फाइल 1 उसके लिए रीड और एग्जीक्यूट परमिशन अलाउ करती है। फाइल 2 जो है वो DNA रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों कर सकती है और जो फाइल 3 है उसकी एक्सेस DNA को नहीं दी गई। तो ये मैट्रिक्स का यूज़ करके DAC चेक करेगा कि DNA जो है वो फाइल की कोई रिक्वेस्ट करती है। सपोज़ DNA फाइल 3 को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट करती है तो उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर नो एक्सेस परमिटेड है इसको। अगर DNA फाइल 2 को रीड करने की या तो एग्जीक्यूट करने की रिक्वेस्ट करेगी तो उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट की जाएगी। अगर फाइल 1 को वो राइट करने की रिक्वेस्ट करेगी तो राइट की परमिशन DNA को नहीं दी गई फाइल 1 पर, तो वो जो रिक्वेस्ट है DNA की वो ग्रांट नहीं होगी DAC के थ्रू। सो यहाँ पर मैट्रिक्स का यूज़ करके DAC जो है वो वेरीफाई करता है कि वेदर जो रिसोर्सेज है वो यूज़ कर सकती है या नहीं।
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है उसको ACLS भी बोला जाता है, डेट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट दैट आर ऑथोराइज टू एक्सेस द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप एक्सेस कंट्रोल लिस्ट देख सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर प्रोग्राम 1, तो प्रोसेस 1 रीड और एग्जीक्यूट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर सेगमेंट A, तो प्रोसेस 1 रीड और राइट, और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फॉर सेगमेंट B, प्रोसेस 2 रीड। अब कैपेबिलिटी लिस्ट जो है वो क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई द एक्सेस राइट्स अ सर्टन ऑब्जेक्ट, सर्टन ऑब्जेक्ट के जो एक्सेस राइट है उसको स्पेसिफाई करता है। पोजेसेस द पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर प्रोसेस 1 जो है वो प्रोग्राम 1 रीड और एग्जीक्यूट, और सेगमेंट 1 जो है वो रीड और राइट कर सकता है। कैपेबिलिटी लिस्ट फॉर प्रोसेस 2 के लिए कौन सी कैपेबिलिटी है, सेगमेंट भी उसको रीड कर सकता है। इस तरह से कैपेबिलिटी लिस्ट क्रिएट होता है। नाउ एडवांटेज क्या है ACL का, कि उसकी सिंप्लिसिटी उसका एडवांटेज है। इट इज़ सिंप्लिसिटी टू बी सस्टेन एज इट ओनली रिक्वायर रिमूविंग ऑफ अ रो। सिर्फ रो को रिमूव करने की रिक्वायरमेंट आती है जब भी ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तब। क्वेरी द सिस्टम ऑन एंड सब्जेक्ट बेसिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। जो भी क्वेरी होती है सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो भी क्वाइट ईजी होती है। हाउएवर आइडेंटिफाइंग ऑल द ऑब्जेक्ट अ सब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट, वो डिफ़िकल्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पर। नाउ ईच यूज़र इज़ गिवन अ नंबर ऑफ कैपेबिलिटी टिकट्स। हर यूज़र को कैपेबिलिटी टिकट्स दी जाती है। वो क्या करता है, स्पेसिफाई करता है ऑथोराइज्ड सब्जेक्ट्स को एंड ऑपरेशंस फॉर अ यूज़र। नाउ सेकेंड इज़ मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल मॉडल। उसके अंदर क्या होगा, उसको MAC भी बोला जाता है। MAC क्या करता है, रेगुलेट करता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के फ्लो को रेगुलेट करेगा बाय एंश्योरिंग इंफॉर्मेशन गोज ओनली टू द इंटेंडेड रिसिपेंट। When a system mechanism controls access to an object, an individual user cannot alter the access. The control is mandatory access control. यहाँ पर ये mechanism में क्या होगा, system mechanism control the access to an object. Object के ऊपर जो access है उसको control करता है, and individual user जो है वो access को alter नहीं कर सकते, और ये तरह का जो control है उसको mandatory access control बोलते हैं। ये मॉडल में दिस मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट रिक्वायरिंग मच टाइटर सिक्योरिटी एज मिलिट्री सिस्टम। जैसे मिलिट्री सिस्टम में ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में MAC मॉडल यूज़ होता है। वंस एक्सेस इज डिनाई, अल्टरिंग इज़ नॉट पॉसिबल बाय द यूज़र। एक बार एक्सेस डिफाइंड हो गई, वंस द एक्सेस इज डिफाइंड, तो उसके बाद यूज़र उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता। द बेल ला पैडुला मॉडल एंड द बेला मॉडल आर एक्सेस कंट्रोल मॉडल बेस्ड ऑन MAC। ये जो दोनों मॉडल है ये MAC एक्सेस कंट्रोल मॉडल है। थर्ड, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल, तो उसके अंदर क्या होगा, उसको RBAC भी बोलते हैं। दैट एक्सेस राइट्स आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द रोल अ यूज़र हैज़ इंस्टेड। मतलब यूज़र का जो रोल है उसके ऊपर से उसको डिफाइन किया जाता है, इंस्टेड ऑफ हर हिज और हर आइडेंटिटी और हिज और हर क्लियरेंस। मीन्स उनकी आइडेंटिटी की जगह पर उनका जो रोल है बेस्ड ऑन द रोल ऑफ अ यूज़र, वो ये एक्सेस मॉडल जो है वो डिफाइन करेगा एक्सेस राइट को। एक्सेस राइट्स आर डिफाइंड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट रोल। सब्जेक्ट का जो रोल है उसके बेस पे एक्सेस राइट्स को डिफाइन किया जाएगा। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी विथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मॉडल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। सो टिल नाउ चेक योर प्रोग्रेस, मैच द फॉलोइंग, read this table and guess your answers. Now check your answers. First, ciphertext, that is linked to coded message. Second, fingerprint. So what is fingerprint? Then it is D authentication method.
Third, substitution. Then what is substitution? Letters of plain text replaced by the replaced by the other letters. Then fifth is logic bomb, that is connected with access cannot be altered by the user once defined. Sorry, the logic bomb means code embedded in a program certain and explodes when conditions are made, that is logic bomb. And MAC, that means access cannot be altered by the user once defined. And last is integrity, the assets can only be modified by the authorized user. So here we have completed unit. Which topics we have seen? फर्स्ट वी हैव सीन इंट्रोडक्शन, उसके बाद डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल देखे ऑपरेटिंग सिस्टम के, फिर उसके बाद क्रिप्टोग्राफी देखी, उसके अंदर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन देखा, उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन देखा कि यूज़र का ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, और लास्ट में 3 टाइप्स के एक्सेस कंट्रोल्स देखे. सो हियर आई होप यू हैव अंडरस्टूड यूनिट 15. हैव अ गुड डे. गुड बाय.